पर्यावरण सीटेट के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, वीडियो नंबर 2 रहेगा ये। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। 30 में 30 स्कोर करने के लिए पूरी सीरीज को फॉलो करिएगा, क्योंकि इसमें हम थ्योरी, पैडागॉजी और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सब कुछ साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 3 की किताब का चैप्टर नंबर 13 से और आगे के चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 तक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था आपको। अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा, चेक करिएगा। ये जो आपके सामने ट्रिकी कीवर्ड लिखे हुए हैं, इसका भी एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भावनाओं में खो जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। चैप्टर नंबर 13 है आपके सामने, छूकर देखें। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कहानियों से बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ईवीएस की किताब में, कक्षा 3 की किताब में या 4 की किताब में कहानी के माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, या कहानी रखने का उद्देश्य क्या है, या कहानी के पात्रों का क्या उद्देश्य है। तो आप क्या उत्तर करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कहानी से क्या है, बच्चे पाठ में रुचि लेंगे, साथ ही साथ बच्चे के कल्पना शक्ति का विकास होगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा और संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। स्वयं को किसी और परिस्थिति में रखने से हम उसकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। जैसे आपके पास मान लिया मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, ठीक है, मोबाइल में आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, कोई अदर नहीं समझ सकता। तो जब आप परिस्थिति में खुद को रखते हैं तब आप समझ पाते हैं कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ तक जा सकती है, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए खास तरीका, एक विधि है जिसको हम कहते हैं ब्रेल लिपि या ब्रेल विधि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजारों से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रेल लिपि की जो इमेज है। ब्रेल कागज पर हाथ रखकर पढ़ा जा सकता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो इसकी खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे, जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की? तो लुई ब्रेल किस देश से संबंधित थे? तो ये फ्रांस के थे। किसी लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, इस लिपि में, यहाँ पे होगा इस लिपि में, और पूरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। टच करके आप इसको पढ़ सकते हैं। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर पे भी लिखी जा सकती है, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से बच्चे समझ पाएंगे, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल सीट दिखाना अच्छा रहता है। जो रियल की हो वो सीट आप दिखाइए और बच्चों को समझाइए। चैप्टर नंबर 14, कहां से आया किसने पकाया। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव अगर है, क्वेश्चन में पूछेगा कि एक विद्यालय या एक शिक्षक लड़कियों को वरीयता देता है या एकल गायन प्रतियोगिता में लड़कों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देता, तो उसको आप कैसे दूर करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या है, चर्चा करनी चाहिए। संवेदनशीलता से हमें चर्चा करनी चाहिए, ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। बच्चों के प्रवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान और उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका होता है। तो जैसे तुलसा है, तुलसा का पत्ती जो होती है, तुलसा का जो पौधा होता है, तुलसी जिसको आप कहते होंगे, पूजा भी होती है हिंदू धर्म में। और जैसे नीम का पौधा हो गया है ना, नीम की पत्तियों से कई सारी औषधियां बनाई जाती। तो इस पर क्या है, बच्चे के समक्ष वास्तविक रूप में चर्चा की जाए, जिससे बच्चा पारंपरिक ज्ञान को भी समझ पाए। चैप्टर नंबर 15 है आओ बनाए बर्तन। कहानी पर नाटक करने से बच्चों को बहुत मजा आता है और क्रियाओं को क्रम समझने में भी सहायता मिलती है। मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होते हैं, पर बच्चों को करके सीखने में भी आनंद आता है। तो यहाँ पे किस बात को दिखाया गया है कि ईवीएस में हम बच्चों को करके सिखाने पर जोर दें। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के होते थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेदकर और मिट्टी के बर्तन गोदकर हाथों से बनाए गए थे। यहाँ से कोई खास प्रश्न अभी तक नहीं आया है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए कहाँ पकाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो आग में पकाया जाता है। चैप्टर नंबर 16, स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगा तथा उनमें इस्तेमाल की गई चीजें जैसे ठिप्पी आदि स्थानीय नाम पर बातचीत की गई है। यहाँ से कोई खास प्रश्न नहीं बनेगा, जहाँ से बनेगा हम आपको बताते हुए चलेंगे। वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं।
अर्थात बच्चे कैसे सहपाठी अधिगम के द्वारा सीखते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया के माध्यम से। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाने से बच्चों को खेल के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना भी होगा और फिल्मों और नाटकों में भी देखा होगा। तो इस सब का क्या करे टीचर क्या करे, क्लास में चर्चा में इन चीज़ों को शामिल करे, विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में। चैप्टर नंबर 17 है, चिट्ठी आई है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 को रेड कलर से हाईलाइट किया गया क्योंकि इससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है बुजुर्ग के बारे में। तो यहाँ पे एक फैक्ट कहा जा रहा है कि पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब अगर आप जानना चाह रहे हैं कि पहले कैसे क्या चल रहा था, क्या क्या चीज़ें थी, अब क्या नया हुआ है, तो ये आपको कौन बता सकता है? आपके घर में दादी बाबा नानी नाना जो भी हैं बुजुर्ग बता सकते हैं। ये समझने में बच्चे बुजुर्ग से बातचीत करने के लिए प्रेरित होंगे। पहला ऑप्शन था यहाँ पे, पहला पॉइंट था कक्षा में ही अपने मित्रों को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा या उन्हें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करना होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बच्चों को या बच्चों में हमें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करना है, तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा कि अपने ही मित्रों को चिट्ठी लिख करके शुरुआत की जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती है। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर बात की जा सकती है। चैप्टर नंबर 18, यहाँ से प्रश्न हर बार एक आता है, प्रश्नों को भी हम कराएंगे। कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 18 में ऐसे भी होते हैं घर, घरों की विशेषता यहाँ पे कही जा रही है। तो मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग करने से इन जगहों का प्रवेश समझने से बच्चे इन मकानों की समझ को जान पाएंगे कि कहाँ पे मकान कैसा क्या होता है। असम में बहुत बारिश होती है, असम में घर किस प्रकार के बने होते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आया है। तो असम में जो घर होते हैं 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। किस पे बने होते हैं? मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी की ही बनी होती है। तो अंदर से घर ये लकड़ी के बने होते हैं और किस पर बने होते हैं? तो मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। मनाली क्या है? तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऐसा एनसीईआरटी में कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही है, कहा जा रहा है तो आपको बता रहे हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। तो ये राजस्थान के घरों की विशेषता है, दीवारें मोटी होती है, मिट्टी के घर होते हैं ज़्यादातर, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिश कम होती है। यहाँ से कोई भी ऑप्शन घुमा फिरा करके आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजस्थान के बारे में सही नहीं है। मान लिया वहाँ पे दे दे कि गर्मी कम पड़ती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और दीवारें जो है वो कैसी? तो मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर इन्हें बनाया जाता है। घरों की छत कैसी होती है ये भी ध्यान रखिएगा। घरों की छत कैसी होती है? तो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जम्मू कश्मीर में लोग इलायची और बादाम डला कहवा पीते हैं। अब डल झील की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर में हाउस बोट भी होती है। डल झील की आप तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हमारी साथी जानवर, तो हमारी साथी जानवर की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे इस चैप्टर को रखने का उद्देश्य क्या है कि जानवरों की भावनाओं के बारे में कक्षा में चर्चा करें ताकि बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हों, समझें कि जानवरों का भी हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में योगदान है। हम जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं या संबंध समझने में बच्चों को उनके प्रवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होती है कि हमारा और जानवर से क्या संबंध है। पक्षी क्या है? कीड़ों को खाते हैं, जानते ही हैं आप। चैप्टर नंबर 20 है कि बज्जू गांव कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में लोग गड्ढा बनाकर बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद कर देते हैं ताकि घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं। देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा था कि टांका बनाते हैं, टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं, ये कहा जा रहा था। इसके बाद यहाँ पे ताकि नहीं है, टांके के लिए है। टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं जिससे छत पे जो पानी गिरेगा ना, वो कैसे ऐसे हल्का सा ऐसे ढलवा बना देते हैं ताकि इस पे जो पानी गिरे बारिश का, वो नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा होता रहे। जैसे ऊपर पाइप लगा है पानी का, वहाँ पे हल्का सा ढलवा बना दिया ताकि पानी पाइप में जाए और कूड़ा कचरा ना जाए उसमें। यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। यदि पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर अपने बच्चों के साथ हम क्या करें, अपने अनुभवों को बांटें, तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ पाएंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये पेडागोजी का एक पॉइंट है कि हमें बच्चों के साथ क्या करना है, अपने दैनिक जीवन के अनुभव को जोड़ना है और किताबी ज्ञान से जुड़ते हुए आपको समझाना है।
जिस जगह पानी की किल्लत होती है लोग वहां पानी की बचत करते हैं व उनके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत, मतलब आपका ये कहना है कि आप बच्चे को ऐसा तैयार करें मेंटली रूप से कि वो पानी की बचत करें और इसके लिए कुछ उपाय तरीके अपनाएं। कक्षा में इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा की जा सकती है। ये चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आपको चर्चा करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 21 है, यहाँ से एक प्रश्न आता है आपके सिलेबस में, परिवार। तो परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई क्या है? परिवार, समाज, विद्यालय, मीडिया। तो आपको ध्यान रखना है परिवार जो है मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। परिवार क्या है? तो परिवार बच्चे का पहला स्कूल पाठशाला होता है, क्योंकि बच्चा सबसे शुरुआत में यहीं से सारी चीजों को सीखता है। परिवार के कितने प्रकार एनसीईआरटी में कहे हैं? हो सकता है गूगल पे सर्च करें तो आपको तीसरा प्रकार मिश्रित परिवार भी मिल जाए, लेकिन एनसीईआरटी में कहा गया है कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। अब एकल परिवार आप जानते होंगे, ठीक है, मम्मी पापा और बच्चे। संयुक्त परिवार में दादी बाबा चाची चाचा ये सारी चीजें आ जाती हैं। बच्चों को सामाजिकता का पहला पाठ कहाँ से मिलता है? तो परिवार से ही मिलता है। कक्षा में मौजूद बच्चों को परिवारों में विविधता के पाठ से ही शुरुआत की जा सकती है। तो जो आपने थ्योरी पढ़ी है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आपको कराते हैं हम। पहला प्रश्न आपके सामने, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 या फिर 10। तो आंसर जाएगा यहाँ पे, ये लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सही कथन क्या है, मतलब यहाँ पे 3-3 के दिए हुए, मतलब कोई एक ऑप्शन गलत होगा। गलत ऑप्शन आपने पहचान लिया है। ये 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती, तो आपके पास सही ऑप्शन बचे पहला, तीसरा और चौथा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल से जानकारी अभी भी आपको पढ़ाई गई है, फिर से आप देख सकते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। क्या ये कथन सही है या फिर गलत है? देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है ये कथन सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक प्रकार के परिवार नहीं होते। एनसीईआरटी में अभी अभी आपने पढ़ा कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आंसर जाएगा सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। 2 प्रकार के हमने आपको बताए, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एनसीईआरटी में यही है। अगर आप कहीं अन्य पढ़ते हैं गूगल वगैरह पे तो हो सकता है 3 प्रकार आपको मिले, मिश्रित परिवार, तो वो गलत है, सीटेट की दृष्टि से गलत है। बाकी किसी अदर एग्जाम में अगर वो मानते हैं तो वो उनका अलग मुद्दा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिले हैं। नीचे मंजिल पर जानवरों को रखा गया है, जरूरत की सामान भी इकट्ठा करके रखा गया है और स्वयं वे पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र के नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो ये है जम्मू कश्मीर की बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताशी का जोर चला, वो मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखा था। उस पर मिट्टी और चूने से पुताई की गई थी, अंदर छप्पर जैसा लग रहा था। ठीक है, तो ये किसकी बात कही जा रही है? यहाँ पे देखिएगा, लद्दाख की बात कही जा रही है। आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ताशी की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो ये विशेषता जम्मू कश्मीर के घरों की है और वहीं पे पास में क्या है, लद्दाख भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार का सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। वैसे तो चारों है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सबसे प्रभावशाली। दूसरी बात, यहाँ पे कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें ABCD चारों दिए हों, एक तो कोई ना कोई आपको छोड़ना पड़ेगा। इस कंडीशन में हम ले जाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, ABC। क्यों? क्योंकि परिवार तो प्राथमिक भूमिका है, उसके बाद द्वितीयक में समुदाय आता है, फिर समाचार पत्र। यहाँ से हम वास्तविक जीवन से सीखते हैं, कक्षा को इसीलिए हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिसकी छतें कटेली झाड़ियां होती हैं में रहते हैं। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि बांस के खंभों पर जो घर हैं वो A फॉर असम और B फॉर बांस, याद रखिएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। पहला सही है, तीसरा सही है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, प्रश्न संख्या 6। वीडियो को एक बार लाइक करिएगा सभी लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्यों?
ये सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा विकल्प 100% सही है। डल झील कहाँ है, ये भी आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है। तो डल झील आपकी है जम्मू कश्मीर में। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा हो तो ये गांव किस राज्य में होगा? देखिएगा यहाँ पे राजस्थान में तो वर्षा कम होती, आपने पढ़ा। और अगर हम बात करें मजबूत बांस की, तो हमने आपको बता रखा है ए फॉर असम, बी फॉर बांस। आंसर जाएगा यहाँ पे असम के साथ, क्योंकि असम में बांस के खंभों पर घर बने होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है लद्दाख को। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने घर। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ई ऑप्शन में कहा जा रहा है लकड़ी के फर्श। तो ये लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जाती हैं? अभी जो हम आपको तासी वाली वो दिखा रहे थे स्लाइड, इसी में सारी विशेषताएं कही गई हैं। सर्दी की दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर तासी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी, कहीं सीताफल, कहीं मक्का, किसी छत पर धान। तो ये आपके मतलब की नहीं है। ऊपर जो हमने आपको चीजें बताई हैं, उसके बाद नीचे चले आइए। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मोटी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। तो आप समझ गए होंगे ये किस प्रकार के मकान की बात कही जा रही थी। यहाँ पे ऑप्शन में ठंडे रेगिस्तान की बात कही जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप चुनिए कि लेह और लद्दाख के बारे में कौन सा कथन उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। तो आंसर जाएगा यहाँ पे ए, डी, ई के साथ। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और पत्थर के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बने होते हैं। और यहाँ पे ई ऑप्शन में कहा जा रहा है लकड़ी की फर्श होती है। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए, डी और ई के साथ जाएगा। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तो यहीं से सारे क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, ये बात तो कोई मतलब की नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 आंसर जाएगा बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। दूसरा विकल्प सही होगा, ये है इग्लू, जिसे बर्फ के घर हम कहते हैं। ठीक है, एस्किमो गर्मियों के लिए अलग घर बनाते हैं, ठंड के लिए अलग। ठंड वाले घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू का मतलब होता है बर्फ का घर। चूंकि ठंड के दिनों में वहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, इसलिए इनको इग्लू का निर्माण करना पड़ता है। नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस से खंभों पर बनाया था। फिर से वही बात, आपको ट्रिक याद रखनी है, ए फॉर असम और बी फॉर बांस। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए रहेगा होमवर्क। इस क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। यहाँ पे पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आ रहा है, इसको आप क्लिक करके देखें। साथ ही यहाँ पे पापा वीडियो का भी लिंक आ रहा है, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जितना पहले वाले वीडियो पे अपना प्यार दिया है, वीडियो को आपने लाइक किया है, शेयर किया है, उतना इस वीडियो पे करिएगा। जल्दी इसका अगला पार्ट मिलेगा।